डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस क्लास में। इस क्लास में आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक विकास। और एक बार नजर डाल लीजिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या कवर किया है। इस यूनिट की सबसे पहली क्लास में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कवर किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक सिस्टम और 5 ईयर प्लान्स की बात की गई। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन हुआ, जहां पे न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। आज की जो क्लास है उसमें मैं इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम और उसके फीचर्स, पॉलिसीज उससे रिलेटेड। इसके बाद फॉरेन ट्रेड की बात की जाएगी और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 पढ़ाया जाएगा। तो ये सब हम कर रहे हैं इन क्लासेस में कवर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने आइए देखते हैं। तो इंडस्ट्री की बात जब हम करते हैं इंडिया में 1950 से 1990 के बीच में, तो सीधी सी बात है कि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था, उससे कहीं ना कुछ हम सीखने को तैयार रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की इंडिया ने, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, जब देश आजाद हुआ। तो आजादी के दौरान और उसके तुरंत बाद औद्योगिक क्षेत्र के सामने जो समस्याएं थी, अब हम उनकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडियंस ने फेस की। सबसे पहली प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो थी वो थी कि इंडस्ट्री ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को जानबूझकर नष्ट किया गया, भारत की इंडस्ट्रीज को, और अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कोई इंडस्ट्री भारत में लगाई नहीं। तो अब देखिए यहाँ जो लिखा है कि इंडिया वॉज इंटेंशनली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड, यानी विउद्योगीकरण भारत का किया गया, जानबूझकर विउद्योगीकरण किया गया, इंटेंशनली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो भारत की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसको नष्ट किया गया। अब देखिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या थी? वो थी हैंडीक्राफ्ट। भारत के हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस थे, पूरी दुनिया में भारत से एक्सपोर्ट होता था। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी तब तक कंपटीशन मिलता रहेगा ब्रिटेन के गुड्स को। ब्रिटेन चाहता नहीं था कि इंडिया की लोकल इंडस्ट्री जो है वो कामयाब हो, जानबूझकर इसको नष्ट किया गया। ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि ये इंडस्ट्री जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ये समाप्त हो जाए, जिससे लोग निर्भर हो जाएं ब्रिटेन से आने वाले गुड्स के ऊपर, कि ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आएंगे और उनको लोग इंडिया में यूज करेंगे। तो इस लोकल इंडस्ट्री को, फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जानबूझकर बर्बाद किया गया इसको। इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी उसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी। भारत में इंडस्ट्रीज थी नहीं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था, यानी रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते थे। रोजगार के अवसर अगर कुछ उत्पन्न हो भी जाते थे तो लोगों के पास ऐसी स्किल्स नहीं थी जिससे कि वो उन रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। तो बेरोजगारी का एक बड़ा कारण था, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा कारण क्या था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था उसके लिए स्किल्स जो है प्रॉपर लोगों के पास नहीं थी। क्या नहीं थे? स्किल्स नहीं थे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कौशल। इस प्रकार के कौशल नहीं थे लोगों के पास जिससे कि वो इन इंडस्ट्रीज में काम कर सके। नेक्स्ट था कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में स्टेब्लिश हुई भी आजादी से पहले। एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया में स्टेब्लिश हुई आजादी से पहले। उनमें प्रमुख है टिस्को। आप देखिए टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेदजी टाटा इसके फाउंडर थे। 1907 में ये स्टैब्लिश हुई और इसको स्टैब्लिश किया दोराबजी टाटा ने। करीब 5 साल लगे इस इंडस्ट्री को सेट होने में। जमशेदपुर में इसका प्लांट लगाया गया और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। तो ये जो इंडस्ट्री थी 1912 में इसने प्रोडक्शन शुरू किया और धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ा और 1939 तक लगभग ये ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनकर के सामने आई। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की बात की गई है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स भारत में वेस्टर्न इंडिया जो पार्ट है, जो आज के समय में अगर हम कहें तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो वो जो एरिया है, उस एरिया में ये इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं। तो क्यों एस्टेब्लिश हुई है वहां पे? क्योंकि कॉटन प्रोड्यूस बहुत होता था उस एरिया में, महाराष्ट्र गुजरात का जो आज का एरिया है उस पूरे एरिया में। तो इसीलिए वहां पे इस तरह की इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई।
ईस्टर्न इंडिया में भी ऐसी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हुई, बंगाल में, वहां जूट बहुत प्रोड्यूस होता है तो जूट इंडस्ट्रीज वहां पे लग पाई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया में इंडस्ट्रीज कोई ज्यादा नहीं थी, और खासतौर पर कैसी इंडस्ट्रीज नहीं थी, ऐसी इंडस्ट्री जिनको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योग हम इनको हिंदी में बोलते हैं, इनकी बहुत कमी थी। पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या है? बेसिकली मशीन टूल्स होते हैं, मशीन टूल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। मशीन टूल्स का प्रोडक्शन क्यों करते हैं आप एक बार देखिए, मशीन टूल्स का प्रोडक्शन करने का फायदा ये होता है कि क्योंकि मशीन ही तो यूज करके और गुड्स जो है उनको हम प्रोड्यूस करेंगे। सो ये यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ करंट कंजम्पशन, मशीन टूल्स का फायदा ये होता है। लेकिन मशीन कौन प्रोड्यूस करेगा? मशीन टूल्स प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन टूल्स प्रोड्यूस कर सकें, उनकी भारत में बहुत कमी थी। इसके अलावा जो समस्या थी, लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसकी बहुत सीमित भूमिका थी भारत में। क्या थी? सीमित भूमिका, लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है, और गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन क्यों यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी नहीं इसी वजह से। और अगर कुछ हुआ भी तो वो प्राइवेट सेक्टर का था, पब्लिक सेक्टर का नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो वो लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करते भी थे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते थे। रेलवेज का नेटवर्क अगर वो यहाँ स्प्रेड करते थे, एक्सपेंड करते थे, या फिर पोर्ट्स वगैरह का निर्माण करते थे, टेलीकम्युनिकेशन की बात करते थे, वो इसलिए क्योंकि उनको अपना यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से वो रन कर सके, आसानी से यहाँ से कच्चा माल विदेशों में भेजा जा सके, और वहां से फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंडिया के दूर दूर के इलाकों में बेचे जा सके। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि रेलवे, विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये इन सब में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया अंग्रेजों ने। इससे फालतू उनका इंटरेस्ट कोई नहीं था भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। क्या हमने स्टडी किया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम थी भारत में। पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था, जनरेट होता भी था तो फिर क्या होता था उसमें कि लोगों के पास उस तरह की स्किल्स नहीं होती थी, ऐसे ऐसी ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती थी लोगों के पास में कि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सके। स्टैग्नेशन था इंडस्ट्रीज में, स्थिरता जिसे हम कहते हैं। स्टैग्नेशन मतलब कि आउटपुट का ना बढ़ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आउटपुट नहीं बढ़ रहा था। भारत का तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी तो बल्कि घट रहा था भारत का। 1921 से लेकर 1947-48 तक भारत का जीडीपी घटा है। तो भारत में एक आर्थिक स्थिरता का दौर था, यानी कि कुछ आउटपुट बढ़ नहीं रहा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि 85% जनसंख्या जो है भारत की वो कृषि पर निर्भर थी अपनी रोजी रोटी के लिए। और कृषि में उत्पादन बढ़ने की एक सीमा है, वहां कितने लोग काम कर सकते हैं उसकी भी एक सीमा है। तो वहां अल्प रोजगार की समस्या बहुत थी कि लोग काम तो कर रहे थे, उनको लगता था कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जितना वो काम करने की क्षमता है, जितने घंटे काम कर सकते हैं उससे कम घंटे वो वहां काम करा करते थे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, जिसे प्रचंड बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी हम कहते हैं, वो वहां पर थी। फिर नेक्स्ट है लिमिटेड पब्लिक सेक्टर, जो अभी मैंने बात की कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो बहुत ही कम था। तो स्टैग्नेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सेक्टर, यानी कि जिसमें अभी मैंने बताया आपको कि पब्लिक सेक्टर सिर्फ रेलवेज में था, या पावर जनरेशन में था, पोर्ट्स के निर्माण में था, टेलीकम्युनिकेशन में था, लेकिन जनरल इंडस्ट्रीज जो है, खासतौर पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, वो स्टैब्लिश नहीं कर रहा था। और लास्ट प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज की इतनी बात हम कर क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि इंडस्ट्रीज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का किसी भी सोसाइटी में। तो यहां देखिए, सबसे पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज जो है वो स्थिर रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट तो वहां भी जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। किसी वर्ष मानसून बढ़िया आया तो ज्यादा वहां काम मिल जाएगा लोगों को, और मानसून अगर खराब हो गया तो काम कुछ है ही नहीं खेतों में, खेती करे क्या, क्योंकि खेती तो भारत में मानसून पर आधारित थी। तो वो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता था, कभी मिल गया काम और कभी नहीं भी मिला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण जो है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हैं इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें, कार है, एसी है, उसके अलावा एलईडी टीवी है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें किसने बनाई? ये इंडस्ट्रीज में ही तो बन के आई हैं। तो इंडस्ट्रीज
क्या करती हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं जिससे मॉडर्नाइजेशन मार्केट में होता है किसी इकोनॉमी में। प्रमोट करता है प्रोस्पेरिटी को। प्रोस्पेरिटी को प्रमोट कैसे करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज्यादा इनकम जनरेट होगी, ज्यादा इनकम जनरेट होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा और किस अर्थव्यवस्था में क्या आएगी, समृद्धि आएगी, यानी प्रोस्पेरिटी आएगी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है कि ये एग्रीकल्चर को भी डेवलप करता है, इंडस्ट्री जो है। आप देखिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए ऑटोमेटिक, वो सारे जो टूल्स हैं इक्विपमेंट है कौन बनाता है, वो इंडस्ट्रीज में ही तो बनते हैं वो सारे के सारे। तो इंडस्ट्रीज अगर वेल डेवलप्ड हैं तो वो ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट बना करके देंगे जिससे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट जो है इंश्योर हो सके। और लास्ट पॉइंट है कि इंक्रीजेस लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत सिंपल है, किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी सेक्टर का, बेसिकली सेक्टर की बात हम करते हैं, किसी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, किसी सेक्टर का जीडीपी कितना है और उस सेक्टर में कितने लोगों ने काम किया, कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला वहां पर, तो जीडीपी को एम्प्लॉयमेंट से डिवाइड कर दीजिए, प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, कम लोग ज्यादा उत्पादन कर देते हैं, जबकि एग्रीकल्चर में कैसी होगी, सोचिए आप, एग्रीकल्चर में ये कम होती है क्योंकि वहां ज्यादा लोग मिलकर के कम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज की, जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। मेन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या थी आजादी से पहले, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मेन, तो इसका आंसर है रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या थी, प्राइवेट सेक्टर, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी थी आजादी से पहले भारत में, तो करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कॉटन टेक्सटाइल में भी थी और आयरन एंड स्टील ये भी इंडिया में थी। इसके अलावा जूट इंडस्ट्री भी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कौन सी, निम्न में से कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम स्टैग्नेशन प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, उसके अलावा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ये भी उसकी एक प्रॉब्लम थी, जमींदारी उसकी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जमींदारी तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आजादी के बाद हमने क्या किया, भारत में जो ये लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1956 में भारत में एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बोल देते हैं। तो ये जो प्रस्ताव आया ये बेसिकली इसने डायरेक्शन सेट की इंडिया में। डायरेक्शन किस चीज की, कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, हम क्या रास्ता अपनाएंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कौन सी पॉलिसीज को हम यहाँ पे अपनाने वाले थे, वो सारा का सारा यहाँ एक्सप्लेन किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। तो इस पॉलिसी में मेजर पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ इस स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद धीरे धीरे वो सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला पॉइंट आईपीआर 1956 का, उसमें आईपीआर 1956 में ये डिसाइड किया गया कि पब्लिक सेक्टर जो है वो लीडिंग रोल प्ले करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडिया में। तो लीडिंग रोल प्ले करेगा क्यों, क्योंकि आजादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो जरूरत है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था भारत में, यानी बहुत तीव्र गति से औद्योगिकरण की आवश्यकता थी। तो वो करेगा कौन, वो इंडस्ट्रीज कौन एस्टेब्लिश करेगा, तो ये निर्धारित किया गया कि भाई पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, वो लीडिंग रोल प्ले करेगा, अग्रणी भूमिका निभाएगा और इंडस्ट्रीज को इसी आईपीआर 56 के तहत क्या करा, जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में थी या लगनी थी इंडस्ट्रीज जितनी भी, उन सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, यानी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, 3 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। अभी बताऊंगा इन सब के बारे में डिटेल में मैं। तीसरी जो प्रमुख पहल थी वो थी लाइसेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। लाइसेंस सिस्टम क्या था कि अनुमति लेनी होती थी एक तरह की, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, अगर किसी को कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, कोई नया उद्योग लगाना है तो उसको एक अनुमति लेनी थी सरकार से जिसे कहते थे लाइसेंस लेना।
तो वो सिस्टम शुरू किया गया। और नेक्स्ट था कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग जो है, लघु उद्योगों का विकास जो है वो किया जाना था। इस बारे में आईपीआर 1956 ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई लघु उद्योगों को ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। लास्ट था कि टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन पर बहुत बल दिया जाएगा, ताकि लोग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में नौकरी करने लायक तो हो जाए। एम्प्लॉयमेंट्स एम्प्लॉयमेंट के मतलब एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेंगी इंडस्ट्रीज, लेकिन वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसमें काम करने के लिए ट्रेंड एम्प्लॉयड एम्प्लॉयबल लोग भी तो चाहिए, ट्रेंड पीपल भी तो चाहिए उसके लिए। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे वो सब कुछ। तो ये इसमें चलता रहा। और इसके बाद में आइए अब हम देखते हैं इनको सारे पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा सा। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर हैड लिमिटेड कैपेबिलिटीज। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ? टाइटल तो हमारा पब्लिक सेक्टर का है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा? हमने कहा पिछली स्लाइड में कि 1956 की पॉलिसी ने ये माना, ये प्रस्ताव रखा कि लीडिंग रोल जो है वो प्रमुख भूमिका किसकी होगी? वो पब्लिक सेक्टर की होगी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की होगी प्रमुख भूमिका। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं हम? लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर को क्यों प्ले करना पड़ा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड कैपेबिलिटी थी, इनकी अपनी सीमित क्षमताएं थी। जैसे इनके पास कैपिटल जो थी वो एनफ नहीं थी, पूंजी बहुत सीमित मात्रा में थी, अभाव था पूंजी का। तो इसलिए बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़ी इंडस्ट्री कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि अगर हम कहें स्टील की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना, या फिर कोल इंडस्ट्री, या फिर पावर प्लांट लगाना, या फिर एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री। ये इस तरह की इंडस्ट्रीज अगर स्टैब्लिश करनी थी इकोनॉमी में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता थी, जो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होती है अमूमन। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि मार्केट साइज बहुत कम था, बाजार का आकार जो है भारत में कम था। आजाद जब भारत हुआ तो लोग गरीब थे, लोगों की आय तो कुछ थी नहीं, आय नहीं थी तो फिर वो बाजार से वस्तुएं कैसे खरीदेंगे? तो क्योंकि बाजार में कुल मांग जो है बेहद कम थी, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के लोग क्यों प्रोडक्शन करना चाहेंगे जब उनको ये भरोसा ही नहीं कि उनका आउटपुट जो है वो बिक भी पाएगा कि नहीं बिक पाएगा मार्केट में। तो आप देखिए, बाजार का आकार जो है बेहद कम था, वस्तुओं और सेवाओं की मांग वो कम थी। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति जो थे, वो प्रेरित नहीं होते थे उत्पादन करने के। तो ये दो प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से डिसाइड किया गया कि पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा, बड़ी बड़ी जितनी भी हैं। पब्लिक सेक्टर को क्यों रोल दिया गया? कि बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनको कौन स्टैब्लिश करेगा? बेसिक इंडस्ट्रीज तो चाहिए ना, इंडस्ट्रियल बेस तो क्रिएट करना पड़ेगा, तभी उन्हीं के सहारे बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होंगी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो स्टील इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश करनी थी, ये बेसिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी। पावर सेक्टर, पावर चाहे चाहे वो कोल से प्रोड्यूस हो, चाहे वो वाटर से प्रोड्यूस हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर उसके लिए स्टैब्लिश करना पड़े, न्यूक्लियर पावर जो होती है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज को कौन स्टैब्लिश करेगा? ये सारा बेस पब्लिक सेक्टर करेगा काम। डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, आधारभूत संरचना, ये कौन करेगा? अगर हम बात करें यहाँ पे कि रोड्स बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, और रोड्स के साथ साथ ये लोकल रोड्स के अलावा हाईवेज, ये ऐसे से ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोड्यूस करेगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने का काम, आधारभूत संरचना को प्रोड्यूस करने का काम किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर ही करेगा ये भी। डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी करना है। मेजर जो इंडस्ट्रीज थी भारत जब आजाद हुआ तो वो थी वेस्टर्न इंडिया में या फिर ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल के एरिया में, या फिर महाराष्ट्र गुजरात का जो एरिया था वेस्ट में उसमें। बाकी एरिया में तो इंडस्ट्री थी ही नहीं। तो लेकिन इंडस्ट्री तो हर जगह चाहिए ना, तभी तो हर एरिया का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। तो ये काम बैकवर्ड एरियाज में कौन करेगा? ये भी पब्लिक सेक्टर करेगा, दूर दराज के इलाकों में इंडस्ट्री सेट करना।
उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो जाए, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करेगा तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी उनके पास शक्ति आ जाएगी ज्यादा, तो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। और आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका एम क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का एम होता है प्रॉफिट। तो वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगी बल्कि प्रॉफिट के लिए काम करने लगेंगी, जिससे इकोनॉमी का लार्जर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। नेक्स्ट था कि प्रमोट करना था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, ये आप ट्रेड की जो क्लास होगी नेक्स्ट उसके बारे में डिटेल में इसके बारे में आप जानेंगे, आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, इसको बढ़ावा देना था पब्लिक सेक्टर काम। और लास्ट वो था, और लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है लास्ट पॉइंट, रोजगार पैदा करना, टू जेनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना था, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना था, लेबर इंटेंसिव, INTENSIVE, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना था, यानी श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना था जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो सके देश में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की। तो ये तो लीडिंग रोल हो गया पब्लिक सेक्टर का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो था IPR 1956 का, किसका, IPR 1956 का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था क्लासिफिकेशन कर दिया इंडस्ट्रीज का, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया और ये सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें की प्रोडक्शन सिर्फ स्टेट कर सकता है, यानी गवर्नमेंट कर सकती है प्रोडक्शन। इसमें मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी वो थी जैसे पोर्ट्स, बंदरगाह का निर्माण करना, या डिफेंस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, या फिर न्यूक्लियर पावर हो गया जैसे, या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो गया। ये इस तरह की इंडस्ट्रीज रखी गई, 17 इंडस्ट्रीज जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई। 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो इनमें प्रोडक्शन तो कर सकता था प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन लार्जली यानी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड थी ये भी। इनमें भी ज्यादातर प्रोडक्शन जो है वो पब्लिक सेक्टर ही करेगा। कहीं ऐसा लगे कि पब्लिक सेक्टर नहीं कर पा रहा है तो लाइसेंस दिया जाता था प्राइवेट सेक्टर को, नहीं तो ज्यादातर ये 12 इंडस्ट्रीज भी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। और शेड्यूल सी था, शेड्यूल सी में ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्री, जो इन 29 इंडस्ट्रीज के अलावा जो इंडस्ट्री बची देश में वो सारी शेड्यूल सी में आती थी, यहां प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर सकता था। तो ये इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। और ये IPR 1956 जो है ये इफेक्टिव रहा 1991 तक। 1991 में फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के बाद ही IPR 1956 जो है ये इफेक्टिव नहीं रही। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इंडस्ट्रीज रेफर टू विच सेक्टर, इंडस्ट्री जो है कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? आंसर इज सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल बी रेफर टू, शेड्यूल बी कैसी इंडस्ट्रीज को रेफर करता था? शेड्यूल बी रेफर करता था प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज को, यानी सी कैटेगरी को। और अब बात करते हैं हम लाइसेंस सिस्टम की। लाइसेंस सिस्टम क्या था? मैंने आपको बताया कि IPR 1956 का एक मेजर डिसीजन ये भी था, एक बड़ा प्रस्ताव ये भी था IPR 1956 का, कि लाइसेंस लेना होगा प्राइवेट सेक्टर वालों को अगर इंडस्ट्री लगानी है तो। और ये लाइसेंस सिस्टम क्यों शुरू करा गया? इसके दो मेजर रीजन थे। पहला रीजन, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वो जो एरिया जहां पे इंडस्ट्रीज बेहद कम थी, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सका, बैकवर्ड एरिया जिनको हम बोलते थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया जिनको हम बोलते थे, उन एरियाज में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस मिल जाता था इजीली। लाइसेंस मिलता था, इजीली मिल जाता था। अगर हम बात करें, देखिए, अगर ओडिशा, बिहार के पिछड़े, छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में, झारखंड के पिछड़े इलाकों में अगर कहीं इंडस्ट्री लगानी है, उत्तर प्रदेश में लगानी थी, तो ऐसी जगह आसानी से लाइसेंस मिल जाता था। महाराष्ट्र, बंगाल में लगानी थी तो उसके लिए मुश्किल से लाइसेंस मिलता था। तो दूर दराज के इलाकों में इंडस्ट्री लगेंगी तो सबका डेवलपमेंट होगा ना, तो उसी के लिए यहाँ पे ये नीति, लाइसेंस की नीति अपनाई गई।
और इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या था फायदा, नेक्स्ट था कि कंट्रोल करते थे लाइसेंस के थ्रू अनरिक्वायर्ड एक्सपेंशन पर, अनावश्यक विस्तार ना हो इकोनॉमी का, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा जिसकी नीड नहीं है तो उससे एक तो रिसोर्सेज का लॉस होगा और एक्सपोर्ट का प्रेशर क्रिएट होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्शन हो। अगर कभी लगता था कि प्रोडक्शन ज्यादा होने की संभावना है तो वो लाइसेंस ही इशू नहीं करती थी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। तो ये बेसिकली दो फायदे थे, एक तो अनरिक्वायर्ड एक्सपेंशन नहीं होने देती थी और दूसरा रीजनल इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करती थी गवर्नमेंट लाइसेंस सिस्टम को अडॉप्ट करने से। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये चौथा पॉइंट था आईपीआर 1956 के बारे में जो मैं बता रहा था। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इनको प्रमोट करना है, इनका एक्सपेंशन करना है, इनको बढ़ावा देना है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए क्या पूरा कौन से मापदंड इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या, कैसे हम किसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैटेगराइज करते हैं। अगर हम 1950 की बात करें तो प्लांट और मशीनरी पर अगर 5 लाख रुपए तक खर्च होता था, प्लांट और मशीनरी पर 5 लाख रुपए तक, यानी संयंत्र और मशीनरी स्थापित करने पे अगर 5 लाख रुपए तक खर्च होता था 1950 में, तो ऐसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता था। ये लिमिट हमेशा धीरे धीरे बढ़ती गई और 2006 के अगर आंकड़े अगर हम देखें एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उनके अगर आंकड़ों को देखें तो 2006 के अनुसार 25 लाख से 5 करोड़ तक का खर्च जिस संयंत्र में होता हो, जिस इंडस्ट्री की मशीनरी पे होता हो, तो वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। इसके फीचर्स देख लीजिए। फीचर क्या है? लेबर इंटेंसिव होती हैं ये इंडस्ट्रीज, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है जिसमें कैपिटल कम यूज हो, पूंजी का इस्तेमाल कम हो और लेबर ज्यादा इसमें यूज होती हो, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सके। तो भारत को तो जरूरत थी ऐसी इंडस्ट्रीज की, क्योंकि भारत में तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन भी काफी बड़ी है, तो ऐसी इंडस्ट्री चाहिए ना हमें तो जो कम पैसे में, क्योंकि गरीब देश है, कम पैसे में प्रोडक्शन करे और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट करे। ऐसी इंडस्ट्रीज हमें चाहिए थी। तो यहाँ देखिए क्या रिक्वायर्स लेस कैपिटल, तो कम धन की आवश्यकता, कम पूंजी की आवश्यकता इनको होती है और ज्यादा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। लेकिन ये कमी भी है इनके साथ में, वो ये कि लेस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, इनके जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। तो गुणवत्ता कम होने के कारण बड़ी इंडस्ट्रीज के जो आउटपुट हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं, उनके साथ ही कंपटीशन नहीं कर सकते, तो इनको संरक्षण देना पड़ता है, बचाना पड़ता है इनको बड़ी इंडस्ट्रीज से। एक विशेषता इनकी होती है कि ये एंसिलरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंसिलरी यानी सहायक उत्पाद जो हैं वो क्या होते हैं? देखो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे अगर हम बात करें मारुति उद्योग की बात अगर हम करें, मारुति उद्योग क्या बनाता है? कार बनाते हैं। पर क्या पूरी कार मारुति खुद बनाती है क्या? नहीं बनाती है। मारुति कार को असेंबल करती है बेसिकली, कुछ पुर्जे भी बनाती है लेकिन सारे नहीं बनाती वो। बहुत सारे पुर्जे ऐसे हैं मारुति के कार के जो वो अदर इंडस्ट्रीज से खरीदती है। अगर हम बात करें टायर, किसी और इंडस्ट्री से खरीदती है वो। टायर में लगने वाले नट बोल्ट जो हैं वो भी किसी और इंडस्ट्री से खरीदे जाते हैं। तो मारुति को सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती। और ये जो छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीट कवर, सीट, नट बोल्ट, टायर या और कोई भी प्रोडक्ट जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में बना होगा, उसको हम एंसिलरी प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। बेसिकली क्या है? ये सहायक उत्पाद हैं। तो एसएसआई जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे सहायक उत्पाद जो है उनको बनाती है जो बड़ी इंडस्ट्रीज के काम आते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, इनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री, तो इन्होंने क्या करा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के आंकड़े हैं ये, उनके अनुसार स्मॉल एंटरप्राइज होगी कौन सी? जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक खर्च होता हो, किस पे? प्लांट और मशीनरी पर। एनसीईआरटी में आपको लिमिट दी जाएगी 1 करोड़ की, उसमें बताया जाएगा कि आज के समय में ये 1 करोड़ की लिमिट है,
लेकिन ईयर नहीं बताया गया होगा आपको। ये जरूर कहा होगा कि ये चेंज होती रहती है। तो 2006 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ये 25 लाख से 5 करोड़ तक की लिमिट है एक्चुअली। तो आप इसको ईयर को भी आप बताना वहां पे। नेक्स्ट देख लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में ही, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है इस सेक्टर की। यहाँ पे प्रॉब्लम पहली, ये हाई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। एक इकाई पैदा करने में, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में खर्च ज्यादा आता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। मशीन से अगर हम प्रोडक्शन करें तो एक ही मशीन बहुत सारे आउटपुट प्रोड्यूस कर देती है, बहुत सारी यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार भी मिले, तो काम करेंगे लोग, रोजगार उत्पन्न होगा, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा लोगों को सैलरी देनी पड़ जाती है। तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कीमत बढ़ा करके निकलेगा। तो यो हाई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, उत्पाद की प्रति यूनिट उच्च लागत है, और लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है कि ज्यादा लोग मिलकर कम प्रोडक्शन कर पाते हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है ना। जैसे एग्रीकल्चर में भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे आप देखिए गवर्नमेंट क्या करती है इनको प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट बहुत सहारा देती है इनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत को जरूरत है इन इंडस्ट्रीज की, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, कम पैसों में स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट है कि रिजर्वेशन किया गया है प्रोडक्ट्स का एसएसआईज के लिए, तो आरक्षित कर दिए कुछ उत्पाद की, इनका प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, बिग इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन लगा दी बिग इंडस्ट्रीज पे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई कितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा क्वांटिटी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सारी क्वांटिटी अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर देंगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो सर्वाइव कैसे करेंगी? उनको बचाना भी तो जरूरी है। तो बचाएंगे कैसे? बचाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, उसका तरीका यही है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक लिमिट लगा दी जाए कि वो उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। उसके अलावा टैक्स में एग्जाम्पशन देते हैं, टैक्स की छूट देते हैं, लो टैक्स रेट भी उनके ऊपर लगाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर। बाकी इंडस्ट्रीज जो लार्ज इंडस्ट्री है या मीडियम एंटरप्राइज है उनके ऊपर टैक्स रेट कुछ ज्यादा हो सकता है, हायर टैक्स रेट हो सकता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर कम टैक्स रेट होता है। तो इस पॉलिसी को डिफरेंशियल टैक्सेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभेदक कराधान भी बोलते हैं इसको। एग्जाम में कोई पूछे कि डिफरेंशियल टैक्सेशन क्या होता है, तो डिफरेंशियल टैक्सेशन होता है जब अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ सब्सिडी। तो इनको सब्सिडी, सहायकी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जाती है, जिससे इनके जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े सस्ते हो जाए मार्केट में, लोग उनको खरीदें, पसंद करें इनके प्रोडक्ट्स को। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। देखिए आप यहाँ पे ये 2-3 चित्र मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इसमें 2-3 फोटोग्राफ, इनकी सहायता से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसी कैसी हो सकती है। और लास्ट बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, वो है एक कमेटी है, कर्वे कमेटी। क्या बोलते हैं हम इसको? कर्वे कमेटी। और ये जो कर्वे कमेटी है ये दत्तात्रेय गोपाल कर्वे यानी डीजी कर्वे की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। ये जो कमेटी ये बनी थी, और ध्यान दीजिए कि इस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो था कि मेनली ऐसी रिकमेंडेशंस इनको देनी थी, ऐसे सुझाव देने थे सरकार को, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके देश के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या सुझाव इन्होंने दिए। पहला सुझाव इन्होंने दिया कि इम्प्रूवमेंट करिए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्निक जो इस्तेमाल हो रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो भी बेहतर टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लेकिन बिल्कुल पुरानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हम, नहीं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो ना तो एक्सपेंड करेंगी ना वो सर्वाइव करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट था कि मार्केटिंग होनी चाहिए कोऑपरेटिव्स के थ्रू, सहकारी समितियों के थ्रू। एक अकेला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मालिक जो है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बेच नहीं पाता, क्योंकि पूरी मार्केट का जो आउटपुट है उसके आउटपुट की तुलना में बहुत ज्यादा है, वो पूरी मार्केट के आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले एसोसिएशन बना ले, एक ग्रुप बना ले, एक मार्केटिंग सोसाइटी बना ले, तो फिर वो एज ए ग्रुप कलेक्टिवली वो अपनी, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, बेटर प्राइस उनको मिल जाएगा मार्केट में। और
थर्ड था कि गवर्नमेंट जो है प्रमोशनल सपोर्ट दे, प्रोटेक्शन नहीं, कि ऐसा संरक्षण ना दे ताकि वो गुणवत्ता का सुधार ही ना हो सके उनमें। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। लाइसेंस पॉलिसी एम्ड एट, लाइसेंस का काम क्या था, उससे क्या सरकार का उद्देश्य था। रीजनल इक्वालिटी, कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट। आंसर इज डी, दोनों, ये दोनों ही उद्देश्य थे लाइसेंस के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज से कैसे डिस्टिंग्विश होती है, किस चीज के आधार पे वो होता है, प्लांट साइज के, साइज ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये 3 सेक्टर होते हैं। वो तीनों सेक्टर में कितने कितने % लोग काम कर रहे हैं देश की लेबर फोर्स का, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ देखिए 2 पाई चार्ट बनाए हैं मैंने। इन पाई चार्ट की हेल्प से आप सीख सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 72% लोग उसमें पहले उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था 1950-51 में। 1950-51 में 72% लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता था, जबकि 1990-91 में ये घट गया, सिर्फ 67% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 11% लोग काम कर रहे थे 1950-51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर 1950 के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई इंडिया में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा लोग काम करने लगे, ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिला, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। 13% लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर का भी एक्सपेंशन हुआ, 17% लोग सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे थे 1950-51 में। 1990-91 में सर्विसेज सेक्टर में 20% लोग काम कर रहे हैं। देखिए जीडीपी में जो शेयर है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। 1950 की अगर हम बात करें, 1950-51 में एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें 72% लोगों को रोजगार मिलता था, वो उसका जो शेयर था जीडीपी में वो था 59%, यानी कि 72% लोग मिलकर भारत के जीडीपी का 59% हिस्सा पैदा करते थे। ये स्थिति और खराब हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1990-91 में 67% लोग काम कर रहे थे और ये 35% जो है इसका शेयर रह गया जीडीपी में। तो उत्पादकता जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की और खराब हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अगर इंडस्ट्री की बात हम करें तो 13% जीडीपी में शेयर था इंडस्ट्रीज का और ये बढ़कर 25% शेयर हो गया इंडस्ट्रीज का। सर्विसेज सेक्टर का शेयर जो है जीडीपी में 28% से बढ़कर 40% हो गया। तो इंडस्ट्री और सर्विसेज का सेक्टर का, इन दोनों का शेयर जो है सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर का, ये हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें भी बढ़ा है और जीडीपी में भी बढ़ा है, लेकिन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है इनका शेयर जितनी तेजी से जीडीपी में बढ़ा है। एग्रीकल्चर में उल्टा हुआ है, एग्रीकल्चर में जितनी तेजी से जीडीपी में गिरावट आई है, जीडीपी के शेयर में, उतनी तेजी से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में गिरावट नहीं आई है। तो इस क्लास में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आपके लिए। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज डैश देन इट्स शेयर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका शेयर जीडीपी में कम है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ज्यादा है। द शेयर इन जीडीपी ऑफ विच सेक्टर हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स, किसका गिरा है जीडीपी में? तो सिंपल है, प्राइमरी सेक्टर का गिरा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है क्योंकि वो। नेक्स्ट है, ये आपको मैचिंग करनी है, तो इसको मैचिंग के क्वेश्चन में थोड़ा समय आप लगा सकते हैं। इसका आंसर है सी। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, इश्यूज हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। एस्पिरेशन इकोनॉमिक्स का जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है उसमें आप मैसेज ड्रॉप करें, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। और इस क्लास में इतना ही। गुड लक, हैप्पी लर्निंग।